क्या पामाल की कहानी को वाकई पामाल कर दिया गया था या फिर इसके पीछे चैनल का कोई और मकसद था? क्या इस पर जो राइटर ने लिखा हमें भी वही दिखाया गया? तो आइए आज तफसीलन बात करते हैं कि पामाल के साथ एक्चुअली हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर और आज जिस ड्रामे की हम बात करने जा रहे हैं वो है ड्रामा सीरियल पामाल। तो सबसे पहले इस ड्रामे की कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा वो था जिसके ऊपर मैंने तो बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस की थी, बहुत लंबी लंबी स्पेसेस की थी हमने ट्विटर के ऊपर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या रज़ा वाकई नार्सिसिस्ट है, क्या मलाइका ओवर रिएक्ट कर रही है या वो सही है, और रज़ा ठीक कैसे होगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी बहन ने इसके ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये ड्रामा वाकई ही बहुत मज़े का था। जब ये स्टार्ट हुआ था और इसको देखने का बहुत मज़ा आ रहा था। ये उन चंद ड्रामों में से था जिनके ऊपर बहुत डिस्कशंस हो रही थी। कुछ लोग रज़ा की फेवर में थे तो कुछ मलाइका की फेवर में थे। कुछ लोगों का कहना था कि मलाइका ओवर रिएक्ट करती है तो कुछ लोगों का कहना था कि रज़ा ओवर रिएक्ट करता है और वो बहुत ही नार्सिसिस्ट इंसान है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि सबा कमर यानी मलाइका, उस्मान मुख्तार यानी कि रज़ा, इन दोनों ने इतनी कमाल एक्टिंग की है कि अगर उनकी एक्टिंग इतनी कमाल ना होती तो इतनी डिस्कशंस भी ना होती, क्योंकि स्टोरी बहुत नॉर्मल सी थी, कोई बहुत ख़ास नहीं थी जिसके ऊपर बहुत लोग बात कर सके। लेकिन इन दोनों की इतनी जानदार और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी कि ड्रामे को उन्होंने बहुत ही हाइप क्रिएट कर दी। इस ड्रामे के तीसरे अहम रोल को हम बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते हैं, जो कि सलमा ज़फ़र यानी कि मलाइका की माँ का करैक्टर निभा रही थी। तीसरा पिलर इस ड्रामे का वही थी जिनकी एक और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा बहुत देखने के काबिल था। बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखने का। तो देखें, अभी तक अगर किसी ने ये ड्रामा नहीं देखा तो ये वीडियो यहीं तक पॉज कर दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पॉयलर्स आपको मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये ड्रामा देख लिया है उनके लिए स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं, क्योंकि चैनल वालों ने एक्चुअली आखिर में ओवरव्यू तो दिया ही नहीं ना, कोई फ्लैशबैक दिखाई नहीं। तो मुझे यकीन है आप लोग स्टोरी भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टोरी लाइन क्या थी। असल में अगर चैनल वाले फ्लैशबैक दे देते हमें तो हमें समझ में आ जाता कि क्या स्टोरी गुजर चुकी है। लेकिन चूँकि उन्होंने फ्लैशबैक दिए नहीं और बस स्टोरी स्ट्रेट चली 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 और ख़त्म हो गई, तो हम भूल गए कि शुरू में क्या हुआ था। कोई बात नहीं, आपकी बहन है ना, मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था। मलाइका, जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, वो एक स्टोरी राइटर थी, डाइजेस्ट राइटर थी। उसको लिखने का बहुत शौक़ था और स्टोरी क्रिएट करने का बहुत शौक़ था। उसको करेक्टर्स के करेक्टरिस्टिक्स लिखने का बहुत मज़ा आता था। बहुत खुश थी, फुल ऑफ लाइफ किस्म की इंसान थी। मामू भी बहुत सपोर्टिव दिखाए हुए हैं, लेकिन माँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स का शिकार थी, क्योंकि बहुत ही जवानी में वो बेवा हो जाती है और मलाइका को लेके अपने भाई के घर आ जाती है। भाई ने आज तक उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना ही कोई प्रेशर दिया, लेकिन फिर भी एक सेल्फ गिल्ट में वो हमेशा से रही थी कि मैं अपने भाई के घर रह रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए सिंपल एक दिन अचानक मलाइका की मुलाकात होती है रज़ा से, और कहीं ना कहीं लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है मलाइका को भी और रज़ा को भी। और स्टोरी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है कि 2-4 सीन्स के बाद ही रज़ा टाइम वेस्ट किए बिना मलाइका को कहता है कि आप तो मुझसे शादी करोगी, और वो भी फ़ौरन हाँ कर देती है। और फिर क्या था, बस चट मंगनी और पट ब्याह। इस दौर में अन्नी भी मलाइका को प्रपोज़ करता है, लेकिन चूँकि मलाइका रज़ा को हाँ कर चुकी होती है और वो उसको पसंद भी करती होती है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल अपने अब्बा की तरह और अपनी स्टोरी के उस हीरो की तरह लगता है जो हर चीज़ को बहुत मैनेज करके चल रहा होता है। तो मलाइका का दिल तो हारना बनता ही था ना। खैर, इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी की शुरुआत में ही मलाइका को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाता है, जब रज़ा सबसे पहले उसको ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा कलम उठे तो मेरे लिए उठे, तुम लिखो तो मेरे बारे में लिखो, तुम बात करो तो मेरे बारे में करो, सोचो तो मुझे सोचो, चलो तो मेरे साथ चलो, किसी और से तुम बात करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मलाइका को भी रज़ा से शदीद किस्म की मोहब्बत होती है, तो वो इस सब चीज़ों को चुपचाप मानती चली जाती है और कहीं ना कहीं अपनी खुशकिस्मती समझती है। इसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है क्योंकि मलाइका अपनी हर बात अपनी माँ से डिस्कस कर रही होती है और माँ उसको हर वक्त यही कहती है कि रज़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है, रज़ा ने क्या गलत कह दिया, रज़ा को समझो बेटा, तुम अपनी क्यों चलाती हो।
वक्त गुजरने के साथ साथ मलिका को ये एहसास होने लगता है कि रज़ा बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हावी है। इतना हावी है कि ना वो उसको ड्राइविंग सीखने देता है, ना उसको अकेला घर से बाहर जाने देता है। उसकी बेटी के ऊपर भी रज़ा का इतना शदीद कंट्रोल होता है कि कभी कभार वो उसको अपनी बेटी लगती ही नहीं, वो लगता है कि वो रज़ा की बेटी को पाल रही है। और यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी कि अगर उस्मान मुख्तार की इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ना होती तो शायद रज़ा था वो हमें समझ भी ना आता। मलिका ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी ये भी हमें सबा कमर की वजह से समझ में आता है। और माँ का करैक्टर सलमा ज़फ़र ने जिस तरीके से निभाया है यकीनन बहुत ज़बरदस्त था। कुछ जगहों पे थोड़ा सा डायरेक्टर ने ओवर रिएक्ट करवा दिया है, लेकिन चलें, इतना मार्जिन दिया जा सकता है। अब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है मलिका कि वो कहती है कि बस अम्मी मैं अब रज़ा के साथ और नहीं रह सकती हूँ, मैं कल घर वापस आ रही हूँ। लेकिन कल क्या होता है, कल बदल जाती है मलिका, रज़ा और उसकी बेटी की पूरी ज़िंदगी। वो कहते हैं ना, जैसे ये मसले मसाइल ने मलिका का घर देख लिया हो, बस कुछ ऐसा ही हुआ था। बैंक में फ्रॉड के केस में रज़ा को पुलिस पकड़ के ले जाती है, बल्कि कहा जाए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज रज़ा को गिरफ़्तार कर लेती हैं और उससे पूछगछ का मामला शुरू हो जाता है। मलिका जो आज तक रज़ा की इजाज़त के बगैर एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं जाती, और अगर जाए तो उसको रज़ा से बहुत डांट पड़ती है और रज़ा ऐसा रिएक्ट करता है कि मलिका की सांस ऊपर के ऊपर नीचे रह जाती है। लेकिन अब उसको बाहर निकलना था, अब उसको रज़ा से मिलने वहाँ पे जाना भी था जहाँ पे उसको गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ पे बहुत मर्द होते हैं। जाती तो वो अपने मामू के साथ है, लेकिन वो सीन बहुत कमाल था क्योंकि मलिका जिस तरीके से खौफज़दा हो रही होती है और उसके औसान ख़ता हो रहे होते हैं, अगर सबा कमर उसको उस तरीके से परफॉर्म पहली एपिसोड्स में ना कर चुकी होती तो हम समझ भी ना पाते, और हमें क्या लगता है कि ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, ये सिर्फ एक जगह पर ही तो जा रही है। लेकिन चूँकि ड्रामे में इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया हर सीन को, तो हमें वहाँ तक समझ में आ रहा होता है कि उस कॉरिडोर में सबा कमर का वो वॉक करना, मलिका का वो वॉक करना और उसका परेशान होना, उसको लाइटें, उसको ऐसे फील होना कि जैसे लाइटें भी उसको घूर रही हैं, उसको हर आने जाने वाला इंसान देख रहा है, उसको शर्मिंदा कर रहा है। इस दौर में मलिका के ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है कि रज़ा के भाई उनका साथ बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो अमेरिका गए होते हैं और भाभी कोई साथ में लिफ्ट नहीं कराती हैं। हालांकि भाभी शुरू से बहुत ज़्यादा बुरी नहीं दिखाई हुई थी, बस ठीक थी, एक नॉर्मल सी फीमेल दिखाई हुई है। लेकिन रज़ा की गिरफ़्तारी के बाद भाभी अपनी आंखें बिल्कुल ही फेर लेती हैं। अब इतने हालात मुश्किल हो जाते हैं कि उनके पास खाने पीने के भी लाले पड़ रहे होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एफआईए ने सारा कुछ, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनके सारे बैंक अकाउंट सब कुछ सील कर दिया गया होता है। उनके पास यहाँ तक पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजें, उसकी फ़ीस दे सकें। ड्राइवर भी छोड़ के चला जाता है, काम वाली भी छोड़ के चली जाती है। खैर, रज़ा की ज़मानत हो जाती है, रज़ा वापस आता है और उसको घर के ये सब हालात समझ में आते हैं कि अब क्या हो रहा है। अभी ये मसले मसाइल चल ही रहे होते हैं कि रज़ा की अचानक से तबीयत ख़राब होने लगती है। रज़ा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करता क्योंकि घर में और बहुत मसले मसाइल शुरू हो गए होते हैं, तो रज़ा अपनी हेल्थ को थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन आखिर कब तक इग्नोर करता। खैर, उसको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि उसको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, और मैक्सिमम उसके पास 2 महीने हैं, बल्कि 1.5 महीना ही कहा जाए। अब वो मलिका जो रज़ा की इजाज़त के बगैर बाहर भी नहीं जा सकती थी, जो अपनी बेटी के लिए एक कपड़ा भी नहीं ख़रीद सकती थी, जो अपनी बेटी को खुद से कहीं खाने पिलाने भी नहीं लेकर जा सकती थी, अपनी बेटी को स्कूल भी लेने नहीं जा सकती थी, उसको अचानक से ये पता चले कि 1.5 महीने के बाद उसको ये सब कुछ पूरी उम्र अकेले करना है, तो कैसे होगा। रज़ा जो अपनी बेटी से शदीद मोहब्बत करता है, उसके भी आसान ख़ता हो जाते हैं, और फिर वहाँ से शुरू होता है रज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे वो मलिका को एक एक चीज़ समझाता है, कैसे वो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये कहता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो ममा को कैसे संभालोगी, जब मैं नहीं रहूँगा तो सड़क कैसे क्रॉस करोगी। मलिका को अब वो ड्राइविंग सिखाता है, चेक लिखना सिखाता है, गाड़ी सही करना सिखाता है, और कहता है अगर एक्सीडेंट हो भी गया था तो तुमने मुझे क्यों बुलाया।
मलिका भी ये सब कुछ ना चाहते हुए सीख रही होती है, लेकिन वो ये कहती है कि आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं कर दिया। तो रज़ा कहता है कि तब इंसान की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। खैर वक्त गुजरता है, 1.5 महीना गुजर जाता है और रज़ा की डेथ हो जाती है। उसके बाद मलिका की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाती है। कहने को तो वो 10 कनाल के घर में रहती है, ना वो 10 कनाल का घर बिक सकता है, पता नहीं क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं बताया गया। उसको जॉब के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है एक ड्रामा लिखने की। वो वहाँ जाती है, वहाँ पे उसको कुछ थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको इश्यूज़ नहीं होते हैं। वो ड्रामा लिखती है, वो ऑन एयर भी हो जाते हैं और वो बहुत बड़ा हिट जाता है ड्रामा। और ऐसे ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। वो किसी की शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती। अन्नी उसे दोबारा प्रपोज़ करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और अब तुम्हें उस लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए और तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। अब जहाँ पे हमने सबकी एक्टिंग की तारीफ़ की, नो डाउट इसमें हारिस वहीद जिसने अन्नी का करेक्टर निभाया है, उसने भी बहुत कमाल एक्टिंग की है। बहुत अच्छा लगा हारिस वहीद को काफ़ी अर्से के बाद ड्रामास में देख के, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे अंडररेटेड एक्टर हैं। उनको मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम रज़ा की डेथ तक तो समझ में आता है कि रज़ा की डेथ तक वो ड्रामा बहुत कमाल चला, बहुत डिस्कशंस हुई और कई लोग बहुत रोए इस ड्रामे को देखते हुए, क्योंकि सीन्स ही ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाए गए थे। ड्रामा ख़राब किया गया आखिरी 5 से 6 एपिसोड्स में रज़ा की डेथ के बाद, जबकि रज़ा की डेथ के बाद मैक्सिमम एक एपिसोड बनता था जिसमें मलिका की स्ट्रगल्स को दिखाया जाता और उसका ड्रामा लिखने का दिखाया जाता, और फिर दिखाया जाता कि वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गई है और ड्रामे को एंड कर दिया जाता है। तो हम सब आज इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते कि क्या कमाल ड्रामा था। उन 5 एपिसोड्स में इस कदर फ्लैशबैक्स दिखाए गए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब लोग सोच रहे थे कि रज़ा के जाने के बाद ड्रामा फजूल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतना रज़ा को दिखाया, इतना रज़ा को रगड़ा है कि रज़ा के जो नार्सिसिस्ट कैरेक्टर्स थे वो सारे उन्होंने वाइट वॉश कर दिए और दिखाया कि वो जो भी करता था वो तो माशरे के प्रेशर में करता था, वरना वो बुरा इंसान नहीं था। ड्रामे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मलिका 10 कनाल के कम से कम घर में बल्कि महल में रह रही होती है, जिसमें सिर्फ मलिका, उसकी बेटी और उसकी माँ होते हैं। रज़ा की ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी सील ज़रूर हो गई थी, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी अभी भी सील है? वो क्या बिक नहीं सकती? और अगर सील्ड भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो किराए पे भी नहीं दे सकती थी। वो अच्छा खासा अपना एक 10 कनाल में से, अगर चलें 10 कनाल में से 5 कनाल भी वो अपना किराए पे देती तो सोचें उसको कितना किराया आ जाता और उसके मसले मसाइल ही एंड हो जाते। लेकिन नहीं भाई, 10 कनाल में उसने रहकर खुद ही कमाना है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। उन्होंने दिखाई हुई है मलिका के पास कार है प्राडो। प्राडो का एक दिन अचानक टायर पंचर हो जाता है। भाई मैंने भी बड़ी कार्स चलाई हुई है, इतना मैं एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इतनी आसानी से इन कार्स का टायर पंचर नहीं होता, ना ही इतनी आसानी से कार्स ख़राब होती हैं, क्योंकि अगर इनका टायर पंचर हो जाए तो इनको वर्कशॉप तक ले जाना भी बहुत अजाब का काम होता है। सो आपने मलिका की स्ट्रगल्स दिखाने के लिए एक बिला वजह का सीन डाला जो कि बहुत ही अननेसेसरी था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। फिर तीसरी प्रॉब्लम, एक दिन मलिका मार्केट जाती है गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके, दिन का वक्त है, और जब वो वापस आती है तो उसकी गाड़ी गायब होती है, प्राडो गायब हो जाती है। मतलब इस तरह से अगर इस्लामाबाद में गाड़ियाँ चोरी होने लगें तो फिर तो भाई हर एक की गाड़ी चोरी हो। चलो खैर मिल भी जाती है गाड़ी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे और कहते हैं कि उसकी इतनी बुरी हालत है कि क्या ही बताएं। अगर कार इंश्योर्ड है, उसका एक्सीडेंट भी हो गया है, तो उसके कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। प्राडो, वो प्राडो थी, उसका कितना ही बुरा एक्सीडेंट हो गया होगा कि मतलब वो पूरी तबाह भी हो गई है, तब भी क्या इंश्योरेंस वाले कोई पैसा नहीं देंगे और वो कोई क्लेम नहीं कर सकती है। उसने क्लेम किया भी नहीं कि जी अब तो वो गाड़ी ख़त्म हो गई है, मतलब जैसे गाड़ी उनके पास कभी थी भी नहीं। प्राडो की इतनी बेइज्जती होते हुए देख कर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे। फोर्थ प्रॉब्लम, जो रज़ा के ऊपर केस किया गया होता है, जो दिखाया ये जाता है कि उसकी एक्स फियांसी जो कि उसको पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रज़ा उसको लिफ्ट नहीं कराता था, तो उनकी शादी नहीं हुई और उसकी शादी मलिका से होगी। वो उसके ऊपर बैंक में केस करवाती है और उसको जेल हो जाती है।
बस वो एक सीन के लिए आई, उसके बाद उसको दोबारा दिखाया ही नहीं। भाई कहाँ गई वो लड़की? वो दोबारा आपको डालने की ज़रूरत ही क्या थी? और अगर आपने डाल दिया तो उस केस का तो बताते कि क्या वो केस चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि एक जनरल नॉलेज का सवाल है। अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है, लाखों करोड़ अरबों रुपए का फ्रॉड किया है उसने, और वो मर भी गया है, लेकिन उस पैसे से उसकी फैमिली तो फ़ायदा उठा रही है ना। तो किसी और का पैसा किसी और की फैमिली कैसे उससे फ़ायदा उठा सकती है? ये केस तो रज़ा की मरने के बाद भी चलते रहना चाहिए था, पर वो केस कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। वो लड़की जिसने उसके ऊपर केस किया था, क्यों किया था, वो कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं। फिर ड्रामे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम लैप्स। मतलब डॉक्टर उस रज़ा को कहता है कि आपके पास 1.5 महीना या 2 महीने हैं। भाई मतलब इन्हें इतना कुछ हो गया 2 महीने में कि उसने इतना कुछ सिखा लिया, बर्थडेज कर ली, सब कुछ हो गया, और वो 2 महीने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी दौर में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक बिल की। जब शुरू में ये दिखाते हैं कि रज़ा बिजली का बिल खुद पे करवाता है मलिका से कि उसको भी ये बिल पे करना है। फिर अगले ही एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये बिजली का बिल वो लेकर आए और वो कहते हैं कि ये तो 3 महीने से पे ही नहीं है। भाई 3 महीने पहले तो रज़ा बिल्कुल ठीक था, उसके बाद तो कोई केस भी नहीं था, तो तब से ये बिल पे क्यों नहीं हुआ? ये ड्रामे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसके ऊपर कोई आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। फिर एक और प्रॉब्लम कि इतने फ्लैशबैक्स डाल दिए हुए थे ड्रामे में, इतने फ्लैशबैक्स कि उसने ड्रामे का सारा एसेंस बर्बाद कर दिया, जो उसने ड्रामे को सच में पामाल किया। मुझे नहीं पता ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों ने क्यों ये किया, जबकि इतना अच्छा खासा ड्रामा था, उसको क्यों ऐसे ख़राब किया, बर्बाद किया, ये तो वही बता सकते हैं। अब मलिका कहानियाँ लिखने लग गई है, वो बहुत बिज़ी हो गई है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इस सब मामलात में जहाँ पे आपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी साथ लेकर चलना होता है, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने बिल्कुल ही रिलेटिव्स को इग्नोर कर दें और आपके वन एंड ओनली सबसे फर्स्ट कज़न जिसके साथ आप पूरी उम्र रहे हैं, जिसके बाप आपके आपके ऊपर अनकाउंटेबल एहसानात हैं, उनके इकलौते बेटे की शादी तक आप मिस कर देते हो क्योंकि आपको घर बहुत काम है, आप उसकी शादी पे 5 मिनट के लिए भी नहीं जा पाते हो। ये सीन दिखाना इतना ज़रूरी नहीं था। मलिका का आर्गुमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा है कि हम दुनिया के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे, पर वो तो दुनिया नहीं थे ना, वो तो उसके अपने थे जो उसके साथ हमेशा रहे थे। आपको दुनिया के साथ भी चलना होता है, दीन दुनिया अपने माशरे को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, सबको साथ लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जॉब शुरू की है तो आप जॉब में ही पड़ जाओ, या आपने घर में हो तो आप घर में ही रह जाओ, आप अपने रिलेटिव्स, अपने हमसायों और उनके हक़ को ही ना पूरा करो। आपको उनसे मिलना भी पड़ता है, उनकी तरफ जाना भी पड़ता है। लेकिन मलिका का ये वाला रोल इस तरीके से दिखाना बड़ा अजीब था। अब सबसे अहम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि मलिका को अवार्ड मिलता है और वो किसी जगह पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रही होती है, और यही सारा कुछ हमें दिखाया जाता है ड्रामे के एंड तक कि वो इंटरव्यू दे रही है वाइट दुपट्टा सर पे लेके। अच्छा, वो दे रही है जिसका सबको इंतज़ार था कि उसका क्लोजर हमें एंड पे मिलेगा कि ये किसको इंटरव्यू दे रही है, और अब मलिका के सर पे दुपट्टा है जबकि वो पहले दुपट्टा नहीं ले रही है। तो यहाँ तो ये वक्त बहुत ज़्यादा आगे गुजर चुका है और अब मलिका की बेटी बड़ी हो गई है, तब ये इंटरव्यू दे रही है। अगेन इसका भी कोई क्लोजर आपको नहीं दिया जाता कि वो इंटरव्यू कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन उससे इंटरव्यू ले रहा है, और वो क्यों मुसलसल 30-32 एपिसोड से किसके सामने बैठ के इंटरव्यू पे दिए जा रही है। तो भाई ये था पामाल का रिव्यू, और मुझे इस ड्रामे से बहुत उम्मीदें थी और मेरा दिल से लोगों को रिकमेंड किया था कि भाई ये ड्रामा देखो, इससे बेस्ट ड्रामा तो आपको दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस ड्रामे के साथ इन्होंने एंड पर किया है उसने सच में इसको पामाल किया है। और एंडिंग मुझे इतनी पसंद इसलिए नहीं आई है कि चलो ठीक है उसने अन्नी के रिश्ते को इनकार कर दिया, लेकिन क्या पूरी उम्र उसका बेवा की तरह रहना ज़रूरी है? क्या हमारे इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि तुम बेवा की शादी फटाफट फ़ौरन कर दो? फिर हम क्यों नहीं दिखाते हैं कि जी एक बेवा या एक तलाक याफ्ता की शादियां होती हैं और वो बड़े खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार सकती हैं?
हमने क्यों हमेशा अपने हर ड्रामे में यही दिखाना है कि भाई जी औरत इंडिपेंडेंट रहे तो खुश रहती है, शादी कर ले तो पामाल हो जाती है। ये एंडिंग नहीं दिखानी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं था कि वो शादी उसकी फ़ौरन दिखाते। 5 साल 10 साल के बाद उसका एक सीन दिखा देते कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है और अब फिर से मलिका मुकम्मल हो रही है, उसकी शादी हुई है, वो खुश है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि औरत अकेली रहेगी तो खुश रहेगी। बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि औरत शादी रहेगी तो पामाल हो जाएगी। तो अगर मलिका की शादी दिखा देते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा कनेक्टेड फील होता। लेकिन मैं ये नोटिस करी कि अब हमारे ड्रामास में ये दिखाते हैं कि जी औरत को अकेले रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तभी वो खुश रह सकती है और अपने लिए अपने करियर में आगे बढ़ सकती है। जहाँ उसने शादी की वहाँ उसकी ज़िंदगी पामाल हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। बाकी वंस अगेन ज़ंजीर, आपने ये ड्रामा बहुत कमाल लिखा था, बहुत मज़ा आया ये ड्रामा देख के, क्योंकि आपके रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी इसमें शामिल थे। जैसे कि आपके इंटरव्यू से पता चलता है कि रज़ा की बीमारी का पूरा सीक्वेंस वो आपकी हकीकी लाइफ में से था। तो मोर पावर टू यू। आपने जिस तरह अपनी बच्चियों को पाला, यकीनन ये सिर्फ आप ही जानती हैं। आपकी हिम्मत को सलाम, और हर उस औरत को सलाम जो इस मुश्किल से गुज़रती है। अल्लाह सबको हिम्मत अता करे। सबा कमर, आप तो कमान है भाई, आप आती हैं और छा जाती हैं। उस्मान मुख्तार, ओए होए होए, क्या बात है भाई, रज़ा को आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं निभा सकता था। अन्नी, हारिस वहीद, अन्नी का करैक्टर आप ही के लिए लिखा गया था। मुझे लगता है आपको देख के लिखा होगा कि ये करैक्टर हारिस वहीद ही करेंगे। सलमा ज़फ़र, अगर आप अम्मा ना होती मलिका की तो मुझे लगता है कोई और मलिका की अम्मा का करैक्टर इतना अच्छा नहीं निभा सकता था। मामू मोमानी, उफ़, उन मामू मोमानी को देख के तो ऐसी मोहब्बत हुई कि दिल करता है कि हर एक के मामू मोमानी ऐसे ही हों। इतना अच्छा रोल लिखने के ऊपर कि हमने अपने करैक्टर्स को अच्छा भी दिखाना शुरू किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी की टांगें खींच रहा हो। तो भाई मामू से तो वाकई प्यार हो जाता है, इतने अच्छे मामू दिखाए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रामा बहुत कमाल था और मज़े का हो सकता था अगर ये प्रॉब्लम्स ना होती। आपको कमाल ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।